गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आवेश क्या होता है और आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, ये दो प्रकार के मुख्य बिंदु पढ़े थे। अब देखिए, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आवेश की उत्पत्ति का सबसे मुख्य कारण होता है पदार्थों के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। यदि किसी भी पदार्थ से आप इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेंगे तो उस पदार्थ में एक नए भौतिक गुण की उत्पत्ति होगी और उसी नए भौतिक गुण के कारण पदार्थ अपने सामान्य से एक अलग व्यवहार प्रदर्शित करेगा और उस अलग व्यवहार को ही हम पदार्थों के आवेश नामक भौतिक गुण के रूप में जानते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आवेश की उत्पत्ति का सबसे मुख्य कारण होता है पदार्थों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बन रहा है कि आप यदि इलेक्ट्रॉन के स्थान पर किसका स्थानांतरण करेंगे? प्रोटॉन का। यदि आप इलेक्ट्रॉन के स्थान पर किसका स्थानांतरण करते हैं? प्रोटॉन का। जैसा कि हमने कहा कि कोई भी जो पदार्थ है उस पदार्थ से यदि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा तो पदार्थ में किसकी उत्पत्ति होगी? आवेश की। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के स्थान पर हम किसका स्थानांतरण कर दें? प्रोटॉन का, तो क्या पदार्थ आवेशित होगा या नहीं होगा? तो क्वेश्चन के रूप में आपके पास सवाल आ गया। सवाल क्या है कि यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के स्थान पर प्रोटॉन का स्थानांतरण किया जाए तो क्या पदार्थ में आवेश की उत्पत्ति संभव है? तो देखिए, इसका जवाब है कि नहीं। आवेश की उत्पत्ति करने के लिए केवल कौन जिम्मेदार होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के स्थान पर यदि हम प्रोटॉन का स्थानांतरण करेंगे तो हम पदार्थ को आवेशित नहीं कर सकते। सवाल उठा, क्यों नहीं कर सकते? जबकि हम ये जानते हैं कि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन के ऊपर है उतना ही आवेश किसके ऊपर होगा? प्रोटॉन पर। तो जब दोनों के ऊपर आवेश समान है तो फिर इलेक्ट्रॉन के स्थान पर प्रोटॉन का स्थानांतरण करने से भी पदार्थ आवेशित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका जवाब देखिए। आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्या बताया था कि कोई भी जो पदार्थ है उस पदार्थ का निर्माण करने के लिए सबसे छोटा कण कौन सा जिम्मेदार होगा? परमाणु। परमाणु से क्या मिलकर बनेंगे? अणु। अणु से क्या बनेगा? यौगिक। और यौगिक से अंत में किसका निर्माण होगा? पदार्थ। सबसे छोटा कण कौन सा हो गया? परमाणु। परमाणु से अणु, अणु से यौगिक, यौगिक से किसका निर्माण हुआ? पदार्थ। फिर ये जो परमाणु है इसके भी मैंने आपको दो प्रकार के भाग बताए थे। एक था केंद्रीय भाग जिसे हमने कहा था नाभिक, और एक इस केंद्रीय भाग के चारों ओर का भाग जिसे हमने कहा कक्षा। नाभिक के अंदर दो प्रकार के द्रव्य कण, एक होगा प्रोटॉन, एक होगा न्यूट्रॉन। इसी प्रकार कक्षा में एक प्रकार का द्रव्य कण जिसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी जो पदार्थ होगा उसकी एक तरह से सतह के ऊपर, सबसे बाह्य सतह के ऊपर कौन सा कण उपस्थित, द्रव्य कण उपस्थित होगा? इलेक्ट्रॉन। जबकि प्रोटॉन किस में रहेगा? नाभिक में। अब नाभिक तक यदि बाहर से दी गई ऊर्जा पहुंचेगी तब जाकर नाभिक में से कौन बाहर निकलेगा? प्रोटॉन। तो पहला कारण कि प्रोटॉन के स्थानांतरण से हम पदार्थों को आवेशित नहीं कर सकते, इसका सबसे पहला कारण बना कि नाभिक से प्रोटॉन को निकालना आसान नहीं है। नाभिक से, किसी भी परमाणु के नाभिक से प्रोटॉन को निकालना आसान कार्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन आपस में जुड़े रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, तो वो एक प्रकार की ऊर्जा के द्वारा बंधे रहते हैं और उस ऊर्जा को हम एक तरह से बोल सकते हैं नाभिकीय ऊर्जा। क्या बोल सकते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। तो यदि आप प्रोटॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो आपको नाभिक को तोड़ना पड़ेगा और नाभिक का विखंडन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और बहुत ज्यादा ऊर्जा, इतने छोटे आकार में इतनी बहुत ज्यादा ऊर्जा देना संभव नहीं है। तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक से
किसी भी परमाणु के नाभिक से प्रोटॉन को निकालने के लिए नाभिक का हमें क्या करना पड़ेगा, विखंडन, उसके टुकड़े करने पड़ेंगे। और जैसे ही नाभिक का विखंडन होगा तो फिर से दो नए उदासीन नाभिकों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, दो नए उदासीन नाभिकों का। ऐसे समझना, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक कोई नाभिक है, यूं सपोज कर लो कि ये आपके पास कोई नाभिक है, हमने इस नाभिक से हमें किसको निकालना है, प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन को निकालने के लिए इस नाभिक को तोड़ना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए आपने इसे तोड़ दिया, तो कितने भागों में तोड़ दिया, दो भागों में। तो सिंपल सा मतलब है कि जब आप नाभिक को तोड़ोगे तो तोड़ने के कारण प्रोटॉन की संख्या में बदलाव होगा, और प्रोटॉन की संख्या में बदलाव होने के कारण रिजल्ट के रूप में जो नए नाभिक बनेंगे वो खुद भी कैसे होंगे, उदासीन। जबकि हमें चाहिए कैसा था, आवेश। तो किसी भी नाभिक से प्रोटॉन को निकालने के लिए नाभिक का विखंडन करना पड़ेगा, और नाभिक का जब भी हम विखंडन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे, नए उदासीन नाभिक। और हम बात कर रहे थे किसकी, आवेश की। इसलिए कभी भी प्रोटॉन के स्थानांतरण के कारण किसी भी पदार्थ को आवेशित नहीं किया जा सकता। आवेशित करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो आपके क्वेश्चन का जवाब हो गया कि जब हम किसी भी पदार्थ से प्रोटॉन का स्थानांतरण करेंगे तो नाभिक के विखंडन के कारण निर्मित नए उदासीन नाभिकों का निर्माण होगा, जिसके कारण पदार्थ पर आवेश की उत्पत्ति संभव नहीं होगी। और आवेश उत्पत्ति करने के लिए हमें केवल और केवल किसका स्थानांतरण करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये तो लास्ट क्लास का पॉइंट था आपका एक तरह से। और अब हम बात करते हैं अपने आगे के पॉइंट पर। अपना आगे का पॉइंट है कि कोई भी जो पदार्थ जिसमें हमने आवेश की उत्पत्ति की है, उस पदार्थ को उसके लिए आवेशित वस्तुओं के गुणधर्म, या बोल सकते हैं आवेश के गुणधर्म। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके अंदर हमने आवेश की उत्पत्ति की है, वो हमारे सामने क्या क्या गुण प्रदर्शित कर सकता है, ये सारी बातें हम इस पॉइंट के अंदर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके कुछ गुणधर्म यहाँ पर लिखे हुए, उनमें से सबसे पहले गुण की बात करता हूँ कि आवेश पदार्थों का एक अदिश भौतिक गुण है। आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि जो भौतिक राशि है या भौतिक गुण है, इन दोनों का मतलब एक ही है। या तो बोल सकते हैं आप भौतिक राशि, या बोल सकते हैं भौतिक गुण। तो सबसे पहले हमने कल पढ़ा था कि कोई भी जो पदार्थ होगा, उस पदार्थ के ऊपर आप घर्षण करोगे, उसको पहले से किसी आवेशित पदार्थ से संपर्कित करोगे, या प्रेरण विधि का अपनाओगे, तो उसके कारण पदार्थ में एक नए गुण की उत्पत्ति होगी। और वो जो नया गुण उत्पन्न होगा उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होने के कारण आवेश पदार्थों का कैसा भौतिक गुण हो गया, अदिश भौतिक गुण। 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि भौतिक राशियां वो दो प्रकार की हैं, एक है सदिश और एक है अदिश। सदिश का मतलब क्वांटिटी के साथ साथ, मान के साथ साथ जिसकी निश्चित क्या हो, दिशा हो, और जो सदिश नियमों का पालन करता हो, उस भौतिक राशि को हम बोलते हैं सदिश भौतिक राशि। और ऐसी भौतिक राशि जिसका केवल मान उपस्थित हो, जिसकी कोई निश्चित दिशा उपस्थित नहीं हो, जो बीजगणितीय नियमों का पालन करता हो, उस प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है अदिश भौतिक राशि। तो यहाँ पर हम बात करें आवेश की। आवेश पदार्थ का एक गुण है। सपोज कीजिए मैं आवेशित होऊंगा। आवेशित होने का मतलब कि जैसे मान लीजिए मैं अपने सामान्य व्यवहार से अलग व्यवहार प्रदर्शित करूंगा, तो इससे बोलेंगे कि मैं आवेशित हो गया। और आवेशित होने का मतलब कि मैं किसी निश्चित दिशा में आवेशित नहीं हूं, मैं सभी संभव दिशाओं में आवेशित हूं, मेरे आवेशित होने की कोई निश्चित दिशा नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आवेश है वो किसी भी पदार्थ का एक भौतिक गुण तो है ही है, लेकिन कैसा भौतिक गुण है, अदिश भौतिक गुण। ठीक है, अभी जैसा मैंने रिपीट किया था, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि दो प्रकार की हमारी फिजिक्स के अंदर या मैथ्स के अंदर दो प्रकार की भौतिक राशियां हैं। एक प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है सदिश भौतिक राशि, और एक को कहा जाता है अदिश भौतिक राशि। सदिश का मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसमें मान के साथ साथ क्या उपस्थित हो, दिशा हो, उसे क्या कहा जाता है, सदिश। और ऐसी भौतिक राशि
जिसमें केवल मान उपस्थित हो, जिसमें दिशा नहीं हो। इस प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है अदिश भौतिक राशि। जब राशियां दो प्रकार की है तो उनके जोड़, बाकी, गुणा, भाग है, इनके भी कितने तरीके होंगे? दो प्रकार के। सदिश राशियों के लिए उनके तरीके और अदिश राशियों के लिए उनके खुद के तरीके। जो तरीके जोड़, बाकी, गुणा, भाग जो सदिश राशियों पर हम काम में लेते हैं, उस प्रकार की प्रक्रिया को कहा जाता है सदिश संक्रिया या सदिश नियम। इसी प्रकार जो विधियां हम अदिश राशियों पर काम में लेते हैं उन्हें कहा जाता है बीजगणितीय नियम या अदिश संक्रिया। अब आवेश की बात करें, आवेश कैसी भौतिक राशि है? अदिश। तो इसका योगफल है, वो योगफल कौन सा योगफल होगा? कौन से नियम लागू होंगे? इसके ऊपर योगफल के नियम लागू होंगे बीजगणितीय योगफल। बीजगणितीय योगफल का मतलब क्या है? बीजगणितीय योगफल का मतलब है कि अगर आपके पास आवेश है, अलग अलग प्रकार के आवेश है, तो आपको उनको जोड़ना है या घटाना है, तो उसको आप चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। तो चिन्ह के साथ यदि जोड़ते हैं या चिन्ह के साथ घटाते हैं, तो इस प्रकार की जो योगफल की प्रक्रिया है उसे कहा जाता है बीजगणितीय योगफल। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक निकाय है, एक छोटी निश्चित जगह है। निकाय का मतलब ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मागतिक अध्ययन के लिए हम काम में लेते हैं, एक निश्चित प्रक्रिया के लिए काम में लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है? निकाय। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक कोई छोटा भाग है, कोई पदार्थ, ठीक है। इस पदार्थ के हमने फिर से छोटे छोटे भाग कर रखे हैं इस प्रकार के। एक ये भाग पड़ा है, एक ये भाग है और एक ये, ठीक है। ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये हो गया पांचवा। इन सभी पांचों भागों को आपस में मिला देंगे तो सभी पांचों भाग मिलकर इस संपूर्ण पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि इस पदार्थ के ये सभी पांचों भाग आपस में एक आवेशित है। प्रत्येक भाग इसका कैसा है? आवेशित। अभी मैं बताऊंगा कि आवेश दो प्रकार का है, नीचे पॉइंट लिखा हुआ है। आवेश हम खुद कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। पॉजिटिव को प्लस साइन से दर्शा रहे हैं और नेगेटिव को नेगेटिव साइन से। प्लस साइन का मतलब धनावेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो उसके ऊपर जो आवेश उत्पन्न होगा उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आवेश, और वो पदार्थ हो जाएगा धनावेश। इसी प्रकार यदि पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज और उस पदार्थ को बोला जाएगा ऋणावेशित पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पांच भाग हैं ये दोनों प्रकार के आवेश के रूप में रह सकते हैं, या तो इनमें से कुछ होंगे पॉजिटिव और कुछ होंगे नेगेटिव। मैं मान रहा हूं कि जैसे पहला भाग है, ये पहला भाग है, इसके ऊपर आवेश कैसा है? पॉजिटिव। दूसरा भाग है, इसके ऊपर आवेश मैंने मान लिया कैसा है? नेगेटिव। तीसरे भाग पर वापस मैंने कैसा आवेश मान लिया? पॉजिटिव। चौथे भाग पे वापस नेगेटिव और पांचवें भाग पर मैंने वापस से कैसा मान लिया? पॉजिटिव, ठीक है। आवेश को प्रदर्शित करने के लिए हम सिंबल काम में लेते हैं कैपिटल क्यू। आवेश को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा सिंबल काम में लेते हैं? कैपिटल क्यू। तो यहाँ पर पांच भागों के ऊपर पांच प्रकार का आवेश होगा। तो पहले भाग पर उपस्थित आवेश को मैंने मान लिया Q1, दूसरे भाग पर उपस्थित आवेश को मान लिया हमने Q2, तीसरे भाग के आवेश को मान लिया Q3, चौथे भाग के आवेश को मान लिया Q4 और पांचवें भाग के आवेश को मान लिया हमने Q5, ठीक है। तो सब लोग खुद से देखना, हमें चाहिए टोटल पदार्थ का आवेश, इस संपूर्ण पदार्थ का आवेश। इस संपूर्ण पदार्थ के आवेश को हम लिख सकते हैं कुल आवेश। इस संपूर्ण पदार्थ के आवेश को हम क्या लिखेंगे? कुल आवेश। कुल आवेश को प्रदर्शित करने के लिए मैं काम में ले रहा हूं सिंबल समेशन, और आवेश को दर्शाने के लिए काम में ले रहा हूं कैपिटल Q, ठीक है। यानी इस संपूर्ण पदार्थ का जो आवेश होगा उसे किससे दर्शाएंगे? समेशन Q से। चलो देखिए, अब टोटल आवेश चाहिए तो यहाँ पर उपस्थित अलग अलग भागों पर उपस्थित आवेशों का हमें क्या करना पड़ेगा? योगफल। तो योगफल है, किसका योग कर रहे हैं? आवेश का। आवेश कैसी भौतिक राशि है? अदिश।
अजीज संग कौन से नियम लागू होंगे? बीजगणित के योगफल के नियम। और बीजगणित के योगफल का मतलब क्या है? चिन्ह के साथ होने वाला योगफल। जो पॉजिटिव है उससे पहले पॉजिटिव सिंबल लगाओ और जो नेगेटिव है उससे पहले कौन सा सिंबल लगाओ? नेगेटिव। तो चलो स्टार्ट करते हैं। समेशन क्यू कुल आवेश है, तो समेशन क्यू बराबर पहला भाग है, पहले भाग पर आवेश का मान कितना है? Q1 कैसा है? पॉजिटिव। तो इसे क्या लिखेंगे? ये तो प्लस होने के कारण प्लस आवेश का मान हो गया कितना? Q1। ठीक है। फिर चलो दूसरा भाग, दूसरे भाग के ऊपर देखिए आवेश का मान कितना है? Q2 कैसा है? नेगेटिव। और Q1 में इसे क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले लगाया प्लस, किसको जोड़ना है? Q2 को। कैसी प्रकृति है इसकी? नेगेटिव। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं माइनस का Q2। ठीक है। फिर ऐसे कुल आवेश निकालना है तो जोड़ने के लिए तो प्लस, तीसरे भाग पर आवेश देखो प्लस और आगे कैसा हो गया? Q3। तो ब्रैकेट में लिख दिया प्लस का Q3। फिर जोड़ने के लिए प्लस, चौथे भाग पर आवेश कितना हो गया? माइनस और आगे हो गया Q4 और लास्ट के भाग का आवेश हो गया प्लस, ब्रैकेट माइनस का ये सॉरी प्लस का Q5। अब इस इन ब्रैकेट को हटाकर इसको सोल्व कर दीजिए। तो समेशन Q बराबर क्या होगा? पहला भाग है प्लस है तो प्लस से को हम काम में नहीं लेते, ये हो गया Q1, फिर प्लस और माइनस गुना होकर माइनस Q2, फिर प्लस प्लस गुना होकर प्लस का Q3, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर Q4 और लास्ट में ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस का Q5। ये कौन सा आवेश हो गया? समेशन Q। समेशन Q को क्या बोला जाएगा? कुल आवेश। तो हमने क्या देखा कि हमें एक निश्चित निकाय पर, एक निश्चित पदार्थ पर किसकी गणना करनी थी? कुल आवेश की। कुल आवेश की गणना करने के लिए हमने उस पदार्थ के अलग अलग भागों पर उपस्थित आवेश का क्या किया? योगफल। योगफल किसके साथ हो रहा है? चिन्ह के साथ। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये योगफल कौन सा योगफल होगा? बीजगणितीय योगफल। ठीक है। तो हमने आवेशों के दो प्रकार के गुण देख लिए। पहला गुण है आवेश पदार्थ का एक अदिश भौतिक गुण है, दूसरा देखा कि आवेशों का योगफल कैसा योगफल होगा? बीजगणितीय योगफल। तीसरे गुण की बात करते हैं। देखिए आवेशों के ये वैसे तो हमने 8 गुणधर्म लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ। एक मुख्य गुण ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये है और एक ये। बाकी इसकी एक तरह से इससे जुड़ी हुई बातें आ गई। तीसरे गुण की बात करते हैं, आवेश संरक्षण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है, इस बात को समझना चाहिए। संरक्षण का मतलब क्या है? संरक्षण का मतलब है संरक्षित करने का मतलब है बचाकर रखना। संरक्षण का मतलब है बचाकर रखना। किसको बचाकर रखना? आवेश को बचाकर रखना। अब देखिए बचाकर रखने का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि हम खर्च ही नहीं करें, लेकिन बचाकर रखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि सपोज कीजिए कि मेरी जेब के अंदर 100 रुपया है, मुझे आवश्यकता पड़ी कि मुझे कहीं देना पड़ेगा, तो मैंने जेब से निकालकर 100 रुपया दे दिया और दूसरी जेब में मैंने कहीं से भी वापस कमाकर 100 रुपया डाल लिया। तो मेरे पास जो पैसा था वो क्या है? वो है संरक्षित। जितना मेरे पास था उतना मैंने खर्च भी किया है और उतना मैंने वापस कमा भी लिया। तो इसका मतलब जो टोटल पैसा था वो क्या है? संरक्षित। यहाँ भी एक बात है, कोई भी जो निकाय, कोई भी जो पदार्थ है उसका कुल आवेश सदैव क्या रहता है? संरक्षित। यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश के मान में कभी तो होती है वृद्धि, कभी होती है कमी, लेकिन टोटल आवेश सदैव कितना रहेगा? 0। आप लोगों ने पढ़ा है पहले कि नाभिक होगा, नाभिक में रहेंगे प्रोटॉन, नाभिक के चारों होंगे इलेक्ट्रॉन, कक्षाओं में होंगे इलेक्ट्रॉन। हम ये देखते हैं कि सामान्य अवस्था में पदार्थ कौन सी अवस्था में रहेगा? उदासीन। और उदासीन होने का मतलब क्या है कि जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन। और इस स्थिति में पदार्थ का टोटल आवेश सदैव कितना हो गया? 0। तो यही बात करता है। आवेश संरक्षण का मतलब है कि किसी भी पदार्थ, किसी भी निकाय का कुल आवेश सदैव 0 रहता है। और 0 रहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण कुछ समय के लिए पदार्थ पर आवेश की उत्पत्ति तो होगी, लेकिन टोटल आवेश का मान सदैव कितना रहेगा? 0। और पदार्थों के इस गुण को कहा जाता है आवेश संरक्षण का गुण। ठीक है। फिर बात करते हैं अगले गुण की।
आवेशों का निश्चरता का गुण। देखो निश्चरता का मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लिया तो ये पूरा गुण समझ में आ जाएगा। देखिए नी का मतलब है निश्चरता को हम तोड़ते हैं, टुकड़ों के रूप में तोड़ते हैं। निश्चरता के दो प्रकार के भाग हैं, एक तो है नी और दूसरा है चरता। एक तो गुण है, एक तो भाग है इसका नी और दूसरा भाग है चरता। नी से मतलब है नहीं और चरता का मतलब है चलना। ठीक है, इस बात को जोड़ो। आवेशों का निश्चरता का गुण, इसका मतलब है कि यदि कोई पदार्थ स्थिर है, सपोज कीजिए कि ये डस्टर है, ये डस्टर अभी यहाँ पर स्थिर अवस्था में, ये डस्टर कौन सी अवस्था में, स्थिर, चल नहीं रहा है और इसके ऊपर टोटल आवेश का मान Q बराबर है 10 कूलम। इसके ऊपर टोटल आवेश का मान कितना है, 10 कूलम। ठीक है, अब मैंने इस डस्टर को गति करवाना स्टार्ट कर दिया तो भी इसके ऊपर आवेश का मान कितना रहेगा, 10 कूलम। कहने का मतलब कि पदार्थ स्थिर रहे अथवा गति करे तो उसके आवेश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश पदार्थों की गति के कारण पदार्थ के ऊपर उपस्थित आवेश के मान में कोई बदलाव नहीं होता और इस गुण को कहा जाता है आवेशों का निश्चरता का गुण। ठीक है, पदार्थ स्थिर रहेगा तो भी उतना ही आवेश रहेगा और पदार्थ गति करेगा तो भी पदार्थ के ऊपर उपस्थित आवेश के मान में कोई बदलाव नहीं होगा और इस प्रकार के गुण को कहते हैं आवेशों का निश्चरता का गुण। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट गुण है आवेशों का क्वांटीकरण का गुण। इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, इसलिए स्टूडेंट इसको थोड़ा आराम से ढंग से अच्छे से समझें। देखिएगा सब लोग, इसको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हमें आवेशों के क्वांटीकरण के गुण से क्या मतलब है, ध्यान दीजिए। देखिए सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक पदार्थ है, इस पदार्थ को कहा जाता है, हमने नाम दे दिया एक। इसी प्रकार आपके पास एक दूसरे प्रकार का पदार्थ यहाँ पर है और इस पदार्थ को हमने नाम दे दिया पदार्थ बी। ठीक है, सब लोग ध्यान से समझना। आवेश की उत्पत्ति, हमने बात की आवेश की उत्पत्ति। उत्पत्ति कब होगी आवेश की? आवेश की उत्पत्ति तब होगी जब इन दोनों पदार्थों के मध्य इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्थानांतरण। यदि इन दोनों पदार्थों के मध्य किसका स्थानांतरण होगा, इलेक्ट्रॉन का, यानी विनिमय होगा। कहने का मतलब ए से इलेक्ट्रॉन चाहे बी में जाए, चाहे बी से इलेक्ट्रॉन ए में आए, अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तब जाकर इन दोनों पदार्थों के ऊपर किसकी उत्पत्ति होगी, आवेश। अब देखो यहाँ पर दो प्रकार के सवाल है। नंबर एक कि आवेशों का जो विनिमय होगा या स्थानांतरण होगा वो एक साथ होता है या छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है। तो इसका जवाब है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होगा। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है वो किसके रूप में होगा, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। कहने का मतलब कि यदि इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं, यदि इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, ये जो ए है उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पहला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बी तक जाएगा, फिर कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरा, फिर कौन सा आएगा, तीसरा। ऐसे क्रम के रूप में किसका स्थानांतरण होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो दूसरी बात यहाँ पर आपको क्या पता चली कि इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण हो रहा है उसमें स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम संख्या, किसकी संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम संख्या कितनी होगी भाई, जरा देखिए। हम कह रहे हैं पहला इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा, ऐसे क्रम से चलता जाएगा। तो एक समय पर कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है, एक। कहने का मतलब यहाँ पर देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज हमने कही कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन है, एक पदार्थ से पूरे इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पर चले गए, वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जाएंगे। अब छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई ना जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं
उनकी कोई ना कोई न्यूनतम संख्या होगी। वो संख्या क्या होगी? देखिए, जब दो पदार्थों के मध्य आवेश की उत्पत्ति होगी या पदार्थों को आवेशित किया जाएगा तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 1। दो पदार्थों के मध्य कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकते हैं? 1। आधा इलेक्ट्रॉन, पूर्ण इलेक्ट्रॉन, डेढ़ इलेक्ट्रॉन, पाव इलेक्ट्रॉन, ऐसी कोई चीज नहीं है। कहने का मतलब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा कैसी रहेगी? पूर्ण गुणज। अपने न्यूनतम मान की कितनी रहेगी? पूर्ण गुणज। और न्यूनतम मान है वो कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए इस बात को भूलिए और यहाँ पर ध्यान देना। सपोज करो ये एक पदार्थ है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर चला गया। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हुआ तो दोनों के ऊपर आवेश, पहले पदार्थ का आवेश Q A बराबर कितना है? 0। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसी प्रकार B में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या है? समान। तो टोटल आवेश B का QB बराबर कितना हो गया? 0। ये तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से पहले की स्थिति है। ठीक है, अब देखिए, अब बात कर रहे हैं कि A से B की ओर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है? 1। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ तो इधर तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी होने के कारण ये तो कैसा हो गया? पॉजिटिव। इधर 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? वृद्धि, तो ये कैसा हो गया? नेगेटिव। अब ये तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम संख्या है, लेकिन आवेश कितना पॉजिटिव और नेगेटिव उत्पन्न हुआ? तो इसके लिए देखो, इधर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या उत्पन्न हो गया? धन आवेश, और इधर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या उत्पन्न हो गया? ऋण आवेश। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम संख्या 1 होने के कारण पदार्थों पर उत्पन्न न्यूनतम आवेश कितना हो गया? या तो प्लस या माइनस, और कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, जिसका मान होता है प्लस माइनस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसे कहा जाता है आवेश का क्वांटा। इसे क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटा। किसी भी पदार्थ पर उत्पन्न आवेश के न्यूनतम मान को क्या कहा जाता है? आवेश का क्वांटा, जिसका मान होगा प्लस या माइनस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और किसी भी पदार्थ पर उत्पन्न कुल आवेश, इस क्वांटा का सदैव क्या होगा? पूर्ण गुणज। और पूर्ण गुणज होने के कारण इसे कहा जाता है आवेशों का क्वांटीकरण का गुण, जिसे हम गणितीय रूप से प्रदर्शित करते हैं। कुल आवेश Q बराबर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर हो गया N और फिर हो गया E, जिसमें N को कहा जाता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसे कहते हैं स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की पूर्ण गुणज संख्या, क्योंकि कैसा आवेश उत्पन्न होगा? पूर्ण गुणज, इसलिए कैसी संख्या होगी? पूर्ण गुणज। और E हो गया वही आवेश का क्वांटा, जो प्लस माइनस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी पदार्थ पर उत्पन्न कुल आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। बाकी डिटेल में इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।